हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फिजिकल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 6 के बारे में, यानी कि ये हमारी लेसन नंबर 6 की पहली वीडियो यानी कि इंट्रोडक्शनल वीडियो होने वाली है। तो समझते हैं लेसन नंबर 6 है क्या। लेसन नंबर 6 है थ्योरी ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म। तो इसके इंट्रोडक्शन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और अब तक मैं लेसन नंबर 5 तक की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। जिसने अब तक प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो पहले जाके वो वाली वीडियो देख लेना और हमेशा किसी भी सीरीज की वीडियो को चैप्टर वाइज ही देखा करो ताकि आपके हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही क्लियर होते चले जाएं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो लेसन नंबर 3 है क्या, थ्योरी ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म। तो पहले समझते हैं फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि जब हम पावर को डिसइंटीग्रेट करते हैं कुछ बेसिक्स पे, उनको हम क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। हम सबको पता है इस बात का कि जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे पास बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी। जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ रखी उन्हें पक्का पता होगा, है ना। बहुत सी प्रिंसली स्टेट्स थी। उसको जो है ना हमारी कंट्री के उस टाइम पे जो भी पॉपुलर नेता हुआ करते थे उन लोगों ने इकट्ठा किया, एक किया ताकि एक अखंड भारत का निर्माण हो सके, यानी कि एक इंडिया बने, एक भारत बने, उसका इंटीग्रेशन हो, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। तो इसी को हम पे क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर एक स्टेट जो है उसके पास अपनी कुछ पावर्स हैं, ठीक है। पावर का डिसइंटीग्रेशन किया गया, रिसोर्सेज का डिसइंटीग्रेशन किया गया, इसी को हम फेडरलिज्म बोलते हैं। लेकिन क्या ये कहना सही रहेगा कि हमारी कंट्री फुल्ली फेडरल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब हम बात करते हैं कुछ और भी कंट्रीज हैं जो फेडरलिज्म फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए की जब हम बात करते हैं तो यूएसए एक ग्रुप ऑफ नेशंस है जहाँ पे बहुत सारी नेशंस हैं, लेकिन वहाँ पे यूएसए ने किसी को बाउंडेशन नहीं लगा रखी। उसने ये बोल रखा है कि भाई जिनका मन कर रहा है कि भाई वो हमसे फ्री होना चाहते हैं, ठीक है, तो वो हमसे फ्री हो सकते हैं। हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है आप लोगों के ऊपर। आप अपनी मर्जी से हमारे साथ मिले हुए हो। अगर आपको ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़नी है तो आप छोड़ सकते हो, है ना। इसको यूएसए यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो अगर जाना है बाहर, एक अलग कंट्री बनानी है, एक अलग टेरिटरी बनानी है तो फॉर्म कर सकता है वो चाहे तो। लेकिन क्या इंडिया में ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर इंडिया में इतनी छूट दी गई तो बहुत से जो स्टेट्स हैं वो अलग होना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जिनको कुछ स्टेट ऐसे होंगे जो पाकिस्तान में जाना चाहते होंगे, जिनको लैंग्वेज में दिक्कत आती है, क्योंकि अब हमारी कंट्री में इतनी सारी लैंग्वेज बोली जाती है, इतने सारे कल्चर्स फॉलो होते हैं, इतने सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो कहीं ना मिलजुल के रहते तो हैं, पर कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी भी है। क्योंकि एक रीजन के लोग, एक कल्चर के लोग कहीं ना कहीं दूसरे कल्चर के लोगों को या तो पसंद नहीं करते या फिर हेट भी होता है। कई बार दूसरी लैंग्वेज को लेके भी हेट होता है। तो बहुत सी जो स्टेट्स हैं, बहुत से जो रीजन्स हैं वो इंडिया से अलग होना चाहते हैं। इसीलिए जोर जबरदस्ती मान लो आप चाहे इसे, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसने कहीं ना कहीं पूरा कंट्रोल कर रखा है हर एक स्टेट को कि भाई आप कभी भी अखंड भारत को नहीं तोड़ सकते। अखंड भारत यूं का यूं रहेगा, आप उससे अलग नहीं हो सकते, आपके पास ये परमिशन नहीं है। इसका मतलब इसलिए कई लोगों ने ना हमारा जो वर्ड है फेडरलिज्म, वो कई लोगों ने बोला कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर्स है एज कम्पेयर टू स्टेट, जो कहीं ना कहीं उन्हें ज़्यादा कंट्रोल करने की पावर देती है दूसरी स्टेट्स को, जिसकी वजह से बहुत से लोग हमारे जो फेडरलिज्म है उसे क्या बोलते हैं, क्वेसी फेडरलिज्म बोलते हैं, ठीक है। यानी कि वो बोलते हैं कि फेडरलिज्म है बट कंप्लीटली फेडरल नहीं है, पार्शियल फेडरलिज्म बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं हमारी कंट्री के अंदर। तो उम्मीद है आपको फेडरलिज्म का मतलब समझ में तो आ गया होगा। लेकिन हम बात करें फिजिकल फेडरलिज्म की। फिजिकल फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि जब रिसोर्सेज को यानी कि जब को डिसइंटीग्रेट किया जाता है अलग अलग स्टेट्स के बीच में, ठीक है, उसको मैं पे क्या बोलते हैं, फिजिकल फेडरलिज्म बोलते हैं। ये किस किस तरीके से होता है वो हम डिस्कस करते हैं। चलो अब चालू करते हैं डिस्कस करना। तो पहले समझते हैं इस कंप्लीट चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से, यानी क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर। तो पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आया, टू डिस्कस द बेसिक कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म। हमें पहले बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा और डेफिनेशन समझनी पड़ेगी फिजिकल फेडरलिज्म की। चलो ये हमारा एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, टू एक्सप्लेन द टाई अबाउट द क्लासिकल मॉडल ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म। हमें कहीं ना कहीं एक मॉडल डिस्कस करना पड़ेगा कि फिजिकल फेडरलिज्म जो है उसका क्लासिकल मॉडल क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या आता है, टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म। हमें स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा फिजिकल फेडरलिज्म का इन इंडिया, कि इंडिया में फिजिकल फेडरलिज्म किस तरीके का है, एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूट विच हेल्प इन सूदिंग द फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया, जो कहीं ना कहीं हमारे देश की फिजिकल फेडरलिज्म को बनाते हैं या उसे चलाने में हेल्प करते हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर। तो ये हमारे 3 क्या हो गए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इस कंप्लीट चैप्टर के। अब चलते हैं आगे, अब समझते हैं हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन पे आ चुके हैं हम लोग। अब इंट्रोडक्शन में क्या है, फिजिकल फेडरलिज्म इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट फोकसेस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल पावर्स। तो फिजिकल फेडरलिज्म का सिंपल सा मतलब है, देखो फेडरलिज्म का मतलब ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन किसी भी चीज का, चाहे वो पावर का हो, ठीक है, रिसोर्सेज का हो, पैसे का हो, ठीक है, उसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं फिजिकल फेडरलिज्म की या फाइनेंशियल फेडरलिज्म की, तो हम कहीं ना कहीं ये चीज स्टडी कर रहे हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है फिजिकल पावर्स का एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, कि भाई जब आपको पावर भी दी जाएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाएगी, इनके कारण आपको पैसा भी दिया जाएगा। जैसे हर एक, आप सब जानते हो कि जब बजट बनता है हमारा, तो हर एक स्टेट को एक अमाउंट जो है ना वो एलोकेट किया जाता है, हर एक स्टेट को भी, हर एक यूनियन क्या बोलते हैं उसे, यूनियन टेरिटरी को भी बजट जो है वो बजट कैसा दिया जाता है, लेकिन उन्हें साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है कि आपको वो हिसाब देना पड़ेगा, आपने उस फंड को कैसे कैसे यूज़ किया, ठीक है, कहाँ कहाँ पे खर्च किया, कौन कौन सी चीज़ें क्रिएट की, कौन कौन सी पब्लिक फैसिलिटीज़ में लगाया, वो सब का सब हिसाब किताब देना होगा। यानी कि पावर्स भी दी गई, साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी गई बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और सिर्फ डिफरेंट स्टेट्स को डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में भी डिसइंटीग्रेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फेडरल सिस्टम। अब बात है डिसइंटीग्रेशन गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन सी होती हैं, हम सबको पता है। सबसे ऊपर क्या आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कहीं ना कहीं पूरे देश की गवर्नमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइम पे कौन सी गवर्नमेंट पूरे देश के लिए, बीजेपी। हो सकता है अगर आप ये वीडियो में देखोगे तो हो सकता है चेंज भी हो जाए, बट फिलहाल तो बीजेपी है, ठीक है, पूरे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। उसके अलावा जब हम बात करते हैं आगे, हमारे पास क्या होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, है ना, स्टेट गवर्नमेंट्स, और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी हमारे पास क्या आती है, ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत जिसको हम लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं जो है वो अलग फॉर्म्स बनाते हैं किसका, गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट फेडरल सिस्टम हो गया। और यही नहीं, पावर का डिसइंटीग्रेशन भी होता है यहाँ पे। पावर का डिसइंटीग्रेशन मेनली 3 तरीकों से होता है, एक होता है लेजिस्लेचर, दूसरा क्या होता है एग्जीक्यूटिव, फिर क्या आता है जुडिशियरी। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ ये सारी चीजें। तो इन 3 जगहों पे हमारे देश में पावर जो है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसइंटीग्रेट कर रखा था। कोई भी एक सिंगल पर्सन या फिर एक सिंगल गवर्नमेंट या फिर एक सिंगल बॉडी अपने पावर का मिस यूज ना कर पाए किसी भी तरीके से, इसी को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ पावर। तो इट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग, यही नहीं, ये डील करते हैं कि टैक्सिंग और स्पेंडिंग कैसे एलोकेट की जाएगी, यानी कि टैक्स से जो पैसा है, रिवेन्यू, उसको हम किस तरीके से एलोकेट करेंगे, और स्पेंडिंग अथॉरिटी मिलती है, एज वेल एज द इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स, और जो भी ट्रांसफर्स होंगे गवर्नमेंट्स के बीच में वो किस प्रकार से होंगे, और फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स वो कैसे बिल्ड होंगे, रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के डिफरेंट टायर्स के बीच में होते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के साथ हो, स्टेट गवर्नमेंट का लोकल गवर्नमेंट के साथ हो, या फिर म्यूनसिपैलिटीज के साथ हो। तो वो सब चीजें जो ना पहले डिफाइन की जाती हैं। द थ्योरी ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म सीक्स टू प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू द ऑप्टिमल डिजाइन एंड फंक्शनिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम। तो फेडरलिज्म, जो फिजिकल फेडरलिज्म है, वो पूरा सिस्टम बनाता है कि किस तरीके से जो फाइनेंस है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं डिफरेंट रीजन्स की, डिफरेंट स्टेट्स की, यानी कि पैसा किस तरीके से एलोकेट होगा, पैसे को लेकर डिसीजन किस तरीके से लिया जाएगा, कितना पैसा खर्च किया जाएगा, कहाँ कहाँ पे खर्च किया जाएगा, सब कुछ आता है हमारे पास इस फेडरलिज्म के अंदर, ठीक है। तो फिजिकल सिस्टम इन फेडरेशंस कंसीडरिंग बोथ इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड इक्विटी कंसीडरेशंस, तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एफिशिएंसी को भी बूस्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है हमारा पैसा जो है वो जा कहाँ पे रहा है, यानी कि एक बार जब हम टैक्स भर देते हैं तो पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, फिर गवर्नमेंट हमारे सामने बताती है बजट की फॉर्म में कि हम वो पैसा कैसे कैसे किस किस जगह पे कितना कितना यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें इस पॉइंट के अंदर आ गई। अब कुछ और चीजें समझते हैं, जैसे कुछ और चीजों में क्या, बेसिक
कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। अब कुछ बेसिक कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स है वो डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला हमारे पास क्या आता है, फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब समझते हैं फेडरलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन को। तो इट रेफर्स टू, तो देखो दोनों वर्ड तो मैं डिफाइन कर चुका हूँ। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि जब हम डिसइंटीग्रेशन की बात करते हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन भी ऐसा ही है कि जब हम पावर्स का, पैसे का, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं ताकि कोई भी एक पर्सन उस चीज को मिसयूज ना कर पाए, उस रिसोर्स को मिसयूज ना कर पाए। इट रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम होता है वेयर पावर एंड अथॉरिटी, जहां पे पावर भी और अथॉरिटी भी आर कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो डिवाइड की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, एंड रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। फिजिकल फेडरलिज्म इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फेडरलिज्म। तो जो फिजिकल फेडरलिज्म है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल फेडरलिज्म की बात करें कि रिसोर्स किस तरीके से एलोकेट होगा, पैसा किस तरीके से एलोकेट किया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं पूरी फेडरलिज्म का पार्ट ही है, एज इट परटेन्स टू द एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी क्या आता है कि हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज को किस तरीके से डिफरेंट बॉडीज के बीच में एलोकेट कर रहे हैं, एंड डिसीजन मेकिंग पावर रिलेटेड टू फिजिकल मैटर्स, और किस तरीके से फिजिकल मैटर्स को लेके जो है वो डिसीजन लेंगे, और कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कैसे वो खर्चा जो है मांगा जाएगा, किस तरीके से वो खर्चा किया जाएगा, सब कुछ अंडर एक प्रोसीजर होता है। आप लोगों ने शायद एक कंसेप्ट सुना होगा मनी बिल का, कि जब भी कोई खर्चा करना होता है तो उससे पहले उसका मनी बिल पास होता है ना? नहीं सुना तो अब सुन लो भाई, ठीक है। मनी बिल पास होता है, वो जो काम है वो किसका होता है, पार्लियामेंट का। फिर लास्ट में इसे प्रेसिडेंट साहब साइन भी करते हैं, उसके बाद ही कहीं जाके जो है उस जगह पे पैसा मिल पाता है, पैसा एलोकेट हो पाता है और उसको लेके काम हो पाता है। यानी कि पूरा का पूरा तरीका है, ठीक है, पूरे के पूरे रूल्स हैं, प्रोसीजर हैं, उसके बिना कोई भी काम नहीं होता। यूं ही नहीं कि लोगों का पैसा है यूं का यूं बांट दिया, आप जो मर्जी करो, आप अय्याशी करनी है अय्याशी करो, काम करना है काम मत करो। लेकिन सोचो कि इतने प्रोसीजर्स होने के बावजूद भी इतने सारे स्कैम्स हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों का प्रोसीजर ना हो फिर तो स्कैम की कोई लिमिट ही नहीं होगी। तो डिसेंट्रलाइजेशन इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो क्या है, हमारे पास एक ब्रॉडर कंसेप्ट होता है दैट एनकम्पासेस द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, जो कहीं ना कहीं अथॉरिटी को ट्रांसफर करने का काम आता है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी। क्योंकि भाई जब आपको पैसा मिलेगा, आपको पावर्स मिलेंगी, तो सिंपल सी बात आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी प्ले करनी पड़ेंगी। क्योंकि कहते हैं ना जितनी पावर उतनी ज्यादा क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है फ्रॉम सेंट्रल एंड सब नेशनल गवर्नमेंट। कहां से, सेंट्रल या फिर सब नेशनल गवर्नमेंट से, रिगार्डलेस ऑफ द फेडरल और यूनिटरी नेचर ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फेडरल नेचर बोल रहे चाहे यूनिटरी नेचर बोल रहे, किसका, एक स्टेट का, क्योंकि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना कंट्रोल दिखाती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक आप ये भी समझ सकते हो कि किसी भी देश को यूनाइटेड रखने का एक तरीका होता है ना, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है ताकि कोई भी स्टेट जो है वो अपनी मनमर्जी चालू ना कर दे। ठीक है, और कुछ पावर स्टेट को भी जाती हैं और जहाँ पे सेंट्रल इंटरफेयर नहीं सकता। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, खासकर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में मोस्टली जो चीज़ें ना सारी की सारी जो बहुत अच्छे पावर्स हैं या फिर बहुत अच्छी पावर्स हैं, सब किसके पास है, सेंट्रल के पास है। ठीक है, स्टेट के पास कुछ ऐसी पावर है जिन्हें आप पावर मानोगे ही नहीं, बस दे दिया है कि भाई लो तुम भी खुश रहो, तुम बस नाराज मत होना। मेजर पावर सेंट्रल ने अपने पास ही रखी हुई है। ठीक है, खासकर जो लोग इन चीज़ों में स्टडी करते हैं उन्हें पता होगा कि कैसे जो है सेंट्रल कहीं ना कहीं स्टेट्स के साथ खिलवाड़ करता है, उससे सिर्फ कुछ तुच्छ पावर देंगे और अपने पास मेजर पावर रखता है। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फिजिकल रिलेशंस। अब समझते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फिजिकल रिलेशंस को। तो पहला क्या आता है, वर्टिकल फिजिकल रिलेशंस रेफर टू फाइनेंशियल इंटरेक्शन। तो वर्टिकल फिजिकल रिलेशन दिखाता है कि कैसे फाइनेंशियल इंटरेक्शंस होते हैं बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, अलग अलग गवर्नमेंट के लेवल पे, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल हो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट्स। दीज रिलेशंस इंक्लूड रिवेन्यू शेयरिंग, इंटर गवर्नमेंट ट्रांसफर, कि भाई रिवेन्यू जो है वो किस प्रकार से शेयर होगा अलग अलग स्टेट्स के बीच में और यूनियन टेरिटरीज के बीच में, एंड असाइनमेंट ऑफ टैक्सेशन पावर, और आप किस किस तरीके से स्टेट्स को भी पावर दी जाती है, किस किस तरीके से आप टैक्स जो है कलेक्ट कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल फिजिकल रिलेशंस, जब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल फिजिकल रिलेशंस की, पर्टेन टू फाइनेंशियल इंटरेक्शंस अमंग सब नेशनल गवर्नमेंट्स एंड टिपिकली इन अ फेडरल एंड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, कि भाई जो अलग अलग फाइनेंशियल इंटरेक्शंस है वो सेम गवर्नमेंट के बीच में किस तरीके से होंगे, उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल फिजिकल रिलेशंस।
Typical in a federal or decentralized system, these relations involve issues such as tax competition, कोऑर्डिनेशन ऑफ फिजिकल पॉलिसी की फिजिकल पॉलिसी कैसे एक साथ काम कर सकते हैं, एंड इंटर गवर्नमेंटल ग्रांट्स की किस तरीके से होंगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फिजिकल रिलेशंस के बारे में। अब समझते हैं अगली चीज़, तीसरी और आखिरी चीज़, असाइनमेंट ऑफ फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई फंक्शंस किस तरीके से असाइन किए जाएंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरीके से असाइन की जाएंगी। दिस इंक्लूड डिटरमाइनिंग विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस पब्लिक गुड्स एंड सर्विस। अब यहाँ पे ये चीज़ डिटरमाइन की जाती है कि कौन सी गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस पब्लिक गुड्स, अलग अलग पब्लिक गुड्स देने में या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करने में, सच एज हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर के लिए क्या होगा, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जो है जिम्मेवार होगा, ठीक है। एजुकेशन के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट, डिफेंस के लिए डिफेंस डिपार्टमेंट, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट को उनके हिस्से का रिवेन्यू, उनके हिस्से का पैसा मिल जाता है। फिर वो पैसा कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, किसकी जगह पे खर्च कर रहे हैं। तो अगर उन्हें कभी भी सेंटर को लगता है कि भाई कोई सा भी सेक्टर किसी तरह की गड़बड़ी कर रहा है, तो वो वहाँ से पूछते हैं कि भाई हमें बताओ कि हमने तुम्हें इतना पैसा दिया था, आपने वो पैसा कहाँ पे किस तरीके से खर्च किया है। इसके बाद क्या आता है, एंड सोशल वेलफेयर कितना किया है आप लोगों ने, कि लोगों का कल्याण किस तरीके से किया है। इसके अलावा अब ये कैसे किया जाता है उसके मैं आपको बता भी देता हूँ, जहाँ पे हम लोग ना कहीं कुछ लिस्ट डिवाइड कर देते हैं, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक होता है सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं इसे, या फिर आप बोलो यूनियन लिस्ट बोलते हैं जनरली, ठीक है। इसके अलावा एक होता है हमारा स्टेट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट यानी कि यहाँ पे वो मुद्दे आएंगे जो यूनियन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिस्से में रखती है, कि किस चीज पे जो है सेंट्रल का कब्जा होता है और कौन सी पावर सेंट्रल की जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, जहाँ पे स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता। स्टेट लिस्ट में क्या आता है, वो पावर्स जो कहीं ना कहीं स्टेट्स के पास है, ठीक है। और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। क्या होती है, कॉन्करेंट लिस्ट का सिंपल सा मतलब है वो पावर्स दोनों के हक में आती हैं, सेंट्रल के पास भी स्टेट के पास भी। लेकिन अगर मान लो कि दोनों में आपस में भिड़ंत हो जाए कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और बोल रही है और स्टेट गवर्नमेंट कुछ और बोल रही है, तो पता है सुनी किसकी जाएगी, सबको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। तो बस कॉन्करेंट लिस्ट में आप ये मान लो नाम की है कि अगर कल को अगर स्टेट लिस्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और बोल रही है, स्टेट गवर्नमेंट उस चीज के बारे में कुछ और बोल रही है, तो सुनी किसी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो आप ये देख रहे हो, इसी को हम यहाँ पे बोलते हैं कि जो हमारा फेडरलिज्म है वो या तो पार्शियली फेडरलिज्म है या फिर क्वेशी फेडरलिज्म है, यानी कि पूरी तरीके से फेडरलिज्म नहीं है, क्योंकि चलती मेनली किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और कहीं ना कहीं वो भी एक रीजन था जब हमारे देश के नेताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कि किस तरीके से हम जो है वो पावर को डिसइंटीग्रेट करें, कि कोई भी स्टेट ऐसा ना हो, क्योंकि आप लोगों को शायद ना पढ़ा हो, उस टाइम पे जब स्टेट्स को यूनाइट किया गया था तो बहुत से स्टेट्स पे तो एक तरह से अपने वालों पे कब्जा किया गया था, जबरदस्ती उन्हें भारत का अंग बनाया गया था, ठीक है, अखंड भारत का हिस्सा बनाया गया था, वो बनना नहीं चाहते थे। और आज भी अगर आप देखो बहुत सी जगह ऐसी चीजें चल रही हैं कि अगर उन्हें आज भी मौका मिले ना भारत से अलग होने का, तो वो आज भी भारत से अलग होना पसंद करेंगे। जिस चीज को लेके सेंट्रल जो है ना अपना डंडा बनाए रखता है, ठीक है भाई, डंडा रखता अपने पास कि दोनों स्टेट फालतू बोल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, एक लगा देंगे उसे आराम से चुपचाप बिठा देंगे, ठीक है, लेकिन रहेगा वो भारत का अभिन्न अंगी, वो चाह के भी भारत से अलग नहीं हो सकते। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ इंपॉर्टेंट और मेजर पावर्स मिली हुई है। तो ये तो हमने बात कर ली कंप्लीट इस चैप्टर के बेसिक स्ट्रक्चर की, यानी कि हमने बात करी फेडरलिज्म के बारे में और फिजिकल फेडरलिज्म के बारे में, एक इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। अभी ज़्यादा डीप में गए नहीं है। अब आने वाली वीडियोज़ में ना हम इन चीज़ों को और ज़्यादा डीप में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से चैप्टर चलेगा आगे, और फिजिकल फेडरलिज्म में और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम देखेंगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर। आज हम समझेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स को, कि क्यों फाइनेंशियल फेडरलिज्म इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों फिजिकल फेडरलिज्म किया जाता है, ये सब टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो कंसेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स एंड क्राइटेरिया फॉर फिजिकल फेडरलिज्म। इसे कुछ पॉइंट्स जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या होती है, फिजिकल इक्विटी क्या होती है, और मैक्रो एंड माइक्रो स्टेबलाइजेशन क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं
इकोनॉमिक एफिशिएंसी से। हम सब जानते हैं कि फिजिकल फेडरलिज्म का सिंपल सा मतलब क्या है, रिसोर्सेज का एलोकेशन डिफरेंट रीजन्स के बीच में, डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। क्योंकि देखो क्यों क्या है रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि एक पर्सन के लिए या फिर एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए बहुत ही मुश्किल होता है पूरी हर जगह वो हिसाब किताब रखना कि भाई कहाँ पे किस रिसोर्स की जरूरत है, कहाँ पे कितने पैसे की जरूरत है, कहाँ पे कौन सी दिक्कतें चल रही हैं, ये सब जो है ना बहुत ही मुश्किल होता है सिर्फ कुछ लोगों के लिए कलेक्ट करना। तो इस काम में गवर्नमेंट करती क्या है, हम सब जानते हैं गवर्नमेंट 3 तरह की है हमारे देश में, है ना। अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, दूसरा हमारे पास क्या होती है, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट, है ना, जो हर स्टेट की अपनी अपनी होती है, या फिर आप यूटी गवर्नमेंट भी कह सकते हो, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। इसके अलावा क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट में पंचायत भी आते हैं और म्यूनसिपैलिटीज भी आती हैं। तो होता क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उसका मेन काम होता है फाइनेंस संभालना, क्योंकि फाइनेंसेस इनके हाथ में ही होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो स्टेट गवर्नमेंट से पूछती है कि भाई आपके वहाँ पे किस किस तरह की फाइनेंशियल दिक्कतें चल रही हैं, यानी कि कहाँ कहाँ पे आपको पैसा लगाना है, क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों में, किन किन इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पैसा डालना है, ठीक है, वो सब आपको हमें बता दीजिए, ठीक है, हम आपको उतना पैसा प्रोवाइड कर देंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि अपनी स्टेट के अंदर ये चेक करना क्या कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी रिसोर्सेज की जरूरत है। अब इस काम के लिए स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को बोलती है ना, जो भी वहाँ का विधायक वगैरह होंगे, है ना, वहाँ को उनको बोलेंगे कि भाई तुम अपने एरिया में चेक करके बताओ कि तुम्हें कहाँ कहाँ पे किस किस रिसोर्सेज को यूज करना है, कहाँ कहाँ पे कितना पैसा यूज किया जाएगा, ठीक है। तो फिर वो डाटा लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है, और जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट को पता लग जाता है कि हमारी स्टेट में कितने पैसे की रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, ठीक है, कितने पैसे होनी चाहिए, तो वो कहाँ चला जाता है, हमारा सेंट्रल के पास, कि फिर वो सेंट्रल को बोलते हैं जी हमें इतने फंड की जरूरत है। फिर सेंट्रल जो है उस फंड को एलोकेट करता है, ठीक है, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और फिर स्टेट गवर्नमेंट वो जो है वो फंड एलोकेट करता है लोकल गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये पूरा काम जो है ना, ये पूरा प्रोसीजर चलता है किस चीज का, फिजिकल फेडरलिज्म का। इस तरीके से होता क्या है, क्योंकि हम सब जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल है ये पता रखना कि भाई इतना, हमारे देश की बात करते हैं, इतना बड़ा देश हमारा इंडिया, ठीक है, हर एरिया में क्या हो रहा है, हर एरिया में किस तरह की दिक्कतें हैं, कुछ एरिया में स्कूल प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो कुछ में बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, तो बहुत सी दिक्कतें हैं, ठीक है। तो उन सब दिक्कतों को समझना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अकेले बहुत मुश्किल है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस काम को डेलीगेट कर देती है किनके बीच में, स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, कि भाई तुम अपने अपने एरिया का पता करो, ठीक है, तुम्हें लोगों ने चुना क्यों है, क्योंकि तुम्हें भाई उनका हिसाब किताब रखना है, तो भाई तुम क्या करो, तुम पता करो तुम्हारे एरिया में क्या क्या कहाँ कहाँ पे कौन सी दिक्कतें हैं, कौन से रिसोर्सेज की कमी है। फिर ये काम स्टेट गवर्नमेंट आगे लोकल गवर्नमेंट को डेलीगेट कर देती है। फिर धीरे धीरे डाटा कलेक्ट होता है कि भाई कहाँ पे कितना रिसोर्स चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो पैसे को एलोकेट कर देती है। और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के और लोकल गवर्नमेंट के बीच में पैसा एलोकेट नहीं करती, सेंट्रल गवर्नमेंट एक काम और करती है भाई, डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं जैसे कि डिफेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर, बहुत सेक्टर होते हैं, वहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पैसे को लगाती है कि भाई इन कामों में कितना कितना पैसा खर्च किया जाएगा आने वाले टाइम में। हम सब जानते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक बजट लेके आती है जो एक साल में एक फाइनेंशियल ईयर के लिए एक बार आता है 1 फ़रवरी को, है ना। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो ये दिखाती है जनता को कि भाई हम कहाँ कहाँ पे कितना कितना पैसा खर्च करने वाले हैं, किस स्टेट्स में किस लेवल पे ग्रोथ करने वाले हैं, किस स्टेट में मेजोरिटी पैसा खर्च किया जाएगा, ठीक है, लेकिन बिना किसी डिस्पैरिटीज के। डिस्पैरिटी यानी कि भेदभाव नहीं होगा किसी भी स्टेट के बीच में, जहां पे दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को फुलफिल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ऐसा नहीं किसी स्टेट में बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया, किसी स्टेट में कम पैसा लगा दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे मेन काम पता है क्या होता है इस चीजों करने का, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, जिसके लिए हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया, इकोनॉमिक एफिशिएंसी। क्योंकि अगर इकोनॉमिकली हर एक स्टेट अपने आप को बेहतर ही नहीं बना पाएगा तो ऐसे फंड डेलीगेशन का या फिर ऐसे रिसोर्सेज को डिसइंटीग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना गवर्नमेंट क्या करती है, ध्यान रखती है कि भाई जिन जिन लोगों को, जिन जिन स्टेट्स को, जिन जिन एरियाज को, रीजन्स को पैसे की जरूरत है, रिसोर्सेज की जरूरत है, हम उन्हें रिसोर्सेज फुलफिल करवाएंगे, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे इकोनॉमिक एफिशिएंसी, टू प्रमोट इकोनॉमिक एफिशिएंसी, अगर इकोनॉमिक एफिशिएंसी प्रमोट करनी है, दिस इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग अ फिजिकल फ्रेमवर्क। तो इसके लिए क्या चीज आती है, डिजाइनिंग अ फिजिकल फ्रेमवर्क। और फिजिकल फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है दैट मिनिमाइजेस डिस्टॉर्शंस, जिसके अंदर कमी क्या हो, कम से कम हो, एलोकेट्स रिसोर्सेज ऑप्टिमली, और जो रिसोर्सेज का
एलोकेशन है वो ऑप्टिमली पॉसिबल हो, यानी कि रिसोर्सेज को जितना अच्छे से यूज किया जा सकता है ना उतने अच्छे से यूज किया जाना चाहिए। एंड अलाउज फॉर एफिशिएंट इंटर गवर्नमेंटल फिजिकल अरेंजमेंट्स, और यहाँ पे अलाउ होता है इंटर गवर्नमेंटल फिजिकल अरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पे तीनों गवर्नमेंट जो है ना वो आपस में डिस्कशन करके काम करती है कि किस तरीके से फंड को एलोकेट किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट क्या आया, इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज अचीव्ड व्हेन रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। हम सब जानते हैं भाई कोई भी प्रोड्यूसर हो चाहे कोई भी कंज्यूमर हो, वो सब अपने रिसोर्स को इस तरीके से यूज करना चाहते हैं कि उसका मैक्सिमम यूज निकले। वो अपने जैसे कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करने पे काम करता है, लेकिन प्रोड्यूसर जो है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने पे काम करता है। तो गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम करना है, रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है। तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी जब अचीव होती है व्हेन रिसोर्सेज आर एलोकेटेड, तो जो भी रिसोर्सेज हैं वो इस तरीके से एलोकेट किए गए हैं टू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस, कि जो भी उनके मोस्ट प्रोडक्टिव यूज होंगे हम उसमें यूज करेंगे उसे, यानी कि सबसे जरूरी जो भी नीड्स होंगी ना वहां पे यूज करेंगे हम उनको। इसके अलावा टेकिंग इनटू अकाउंट द कंपैरेटिव एडवांटेजेस, और यही नहीं हम जो है कंपैरेटिव एडवांटेजेस एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल को फॉलो करेंगे एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। उम्मीद है आप लोगों को इकोनॉमीज ऑफ स्केल का तो मतलब पता ही होगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन राइज करता है उसकी जो कॉस्ट है ना हर एक नए यूनिट को बनाने की वो कम होती रहती है। इसको बोलते हैं हम क्या, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है ना डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में एडवांटेजेस हिसाब किताब सबका ध्यान रखा जाता है, ठीक है, जिससे इकोनॉमिक एफिशिएंसी आ पाए। मतलब यही नहीं, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को फंड अलॉट कर देगी या लोकल गवर्नमेंट को फंड अलॉट कर देगी। इसके अलावा कुछ काम और होते हैं, उनसे हिसाब किताब भी तो लेना पड़ेगा ना भाई, कि हमने मान लो किसी भी स्टेट को मान लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो यूपी को बहुत ज्यादा पैसा दे दिया गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट है, मुझसे पूछेगी ना यूपी से भाई आपने वो पैसा, यूपी गवर्नमेंट से आपने वो पैसा कहाँ कहाँ पे खर्च किया, हमें जगह बताइए, ठीक है। फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसको फंड अलॉट करती है, लोकल गवर्नमेंट को। तो लोकल गवर्नमेंट से ही पूछा जाएगा कि भाई हमने आपको इतने तरह पैसे दिया था तो आपने उस पैसे को कहां कहां पे यूज किया हमें वो बता दीजिए, ठीक है। तो उनसे डाटा लिया जाएगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी जाती हैं फाइनेंशियल पावर के साथ साथ। तो ये चीज होती है, क्योंकि दोनों चीजें आती हैं साथ साथ। अगर सिर्फ पैसा बांट दिया इन लोगों में, अब हो सकता भाई स्टेट गवर्नमेंट में कोई ऐसी जगह पैसा अलॉट कर दिया है, उस स्टेट गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट है वही करप्ट है, वो पैसे कोई वहां पे लगाए नहीं सोशल वेलफेयर के लिए, तो ऐसा पैसा अलॉकेट करने का कोई भी फायदा नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है उनसे हिसाब किताब भी मांगते हैं ताकि किसी भी तरह का स्कैम ना हो, स्कैम पॉसिबल ना हो। तो वो चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट आती हैं। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे खत्म। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे कहता है फिजिकल इक्विटी। अबे फिजिकल इक्विटी क्या है वो समझते हैं। इससे देखो नाम से लग रहा है फिजिकल इक्विटी यानी कि फाइनेंशियल इक्विटी, यानी कि जिस भी पर्सन को, जिस भी रीजन को, जिस भी स्टेट को पैसे की जरूरत है और जितनी जरूरत है उसे वो मुहैया करवाना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। और इसमें हर एक स्टेट, हर एक रीजन, चाहे वो किसी भी टाइप का रीजन हो, सबका इक्वली हक है उस पैसे के ऊपर, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे डिस्पैरिटीज नहीं चलेंगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे बाइज हो जाए कि भाई उसे ये वाली स्टेट पसंद है। फॉर एग्जांपल वो चाहता है कि भाई मुंबई को ज़्यादा डेवलप करना चाहिए तो मुंबई पे सारा पैसा लगा दो, वो चाहते हैं दिल्ली में हम रहते हैं दिल्ली में सारा पैसा लगा दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर एक स्टेट का उस पैसे पे हक है, तो वहाँ पे इक्विटी होनी बहुत जरूरी है। अभी कैसे होगी वो समझते हैं। इट एम्स टू एंश्योर फेयरनेस, जैसे मैंने बात की ना, यहाँ पे फेयरनेस चाहिए एंड डिस्ट्रीब्यूट जस्टिस इन फिजिकल रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल पे जो फिजिकल रिलेशंस है वो क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। डिस्पैरिटीज बिल्कुल भी हैंडल नहीं की जाएंगी। फॉर एग्जांपल मान लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सेंट्रल में इस टाइम पे किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है ना। और कुछ टाइम पहले आपको पता होगा कि स्टेट में, फॉर एग्जांपल स्टेट तो नहीं है वो यूटी है, यूनियन टेरिटरी, दिल्ली की बात कर लेता हूँ मैं। अब जो मान लेते हैं दिल्ली जो हमारे देश की कैपिटल है, ठीक है, उसमें किसकी सरकार है, उसमें सरकार थी कुछ टाइम पहले, अब तो बीजेपी की है, कुछ टाइम पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी। तो आपने सुना होगा बहुत बार केजरीवाल जी बोलते थे कि भाई हमें हमारे साथ बहुत ज़्यादा क्या होती है, धोखेबाजी होती है ना। जो गवर्नर है, ठीक है, वो हमें काम नहीं करने देते, हमें प्रॉपर फंड अलॉट नहीं होता काम करने के लिए, तो वो सब दिक्कतें होती हैं। तो यही चीज यहाँ पे एंश्योर की जाती है, क्योंकि देखो जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीजेपी है और स्टेट गवर्नमेंट में भी बीजेपी है तो वहां तो दिक्कत आएगी ही नहीं, है ना, क्योंकि भाई मिली जुली सरकार है, दोनों अपनी जगह है, तो ना काम तो करना ही पड़ेगा, तो फंड इजीली अलॉट हो जाया करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि भाई सेंट्रल में कोई और सरकार है, स्टेट में कोई और सरकार है, जो जनरली देखने को मिलता भी है, स्टेट में कोई सरकार है, तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी फंड के ऊपर कुछ रोक लगा दे, जो कहीं ना कहीं इस फेयरनेस को फिनिश कर देगा। क्योंकि पैसे की जरूरत तो सबको है भाई, चाहे कोई अपोजिशन में
कोई और सरकार बैठी हो, सेंट्रल में और गवर्नमेंट बैठी हो। अभी थोड़ी ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइनेंशियल डिसीजन लेने का मौका दे दे तो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा ही नहीं मिलेगा अपने स्टेट को चलाने के लिए, तो ये चीज बिल्कुल भी फेयर नहीं होती है। तो इट्स एम टू एंश्योर फेयरनेस एंड डिस्ट्रीब्यूट जस्टिस इन फिजिकल रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इट इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्विटी एंड वर्टिकल इक्विटी। यहाँ पे दोनों इक्विटी आते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विटी भी और वर्टिकल इक्विटी भी। अब दोनों होती क्या है वो समझ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल इक्विटी रेफर्स टू ट्रीटिंग सिमिलर रीजन्स और जुरिस्डिक्शंस इक्वली। इसका मतलब ये है कि हम जो है जो भी सिमिलर रीजन्स होंगे या फिर जो भी जुरिस्डिक्शंस होंगे, जो भी एरिया होगा उसको हम इक्वली ट्रीट करेंगे, भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इट मींस दैट रीजन्स विद सिमिलर फिजिकल कैपेसिटीज, यानी कि वो रीजन्स जिनको सिमिलर फिजिकल कैपेसिटीज हैं, जिनके पास या फिर सिमिलर फिजिकल नीड है, उन लोगों को वो नीड प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब उन लोगों की वो जरूरतें फुलफिल की जाएंगी। एंड नीड्स शुड बी रिसीव सिमिलर ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। इसका मतलब अगर मान लो कि दो स्टेट्स हैं जिनको 100 करोड़ की, एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ 100 करोड़ की नीड है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सेंट्रल में बीजेपी की सरकार थी, यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, इनको मिल गया भाई 100 करोड़। यहाँ पे सेंट्रल की सरकार है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई और गवर्नमेंट है, कांग्रेस की सरकार मान लेते तो फिलहाल के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ कितने दे दिया, 50 करोड़, 100 करोड़ दिया ही नहीं। तो ये डिस्पैरिटीज बिल्कुल भी हैंडल नहीं की जाएंगी। इसका मतलब जिनकी सेम फाइनेंशियल नीड है उन्हें वो फाइनेंशियल नीड फुलफिल करनी होंगी, वो किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब समझते हैं वर्टिकल इक्विटी का मतलब क्या होता है। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल इक्विटी कि हम हर एक रीजन को इक्वल ट्रीट करेंगे और जिनकी जो भी फाइनेंशियल कैपेसिटीज हैं, जिनकी जो भी फाइनेंशियल नीड्स हैं वो फुलफिल की जाएगी। वर्टिकल इक्विटी में क्या आता है, फोकसेस ऑन एंश्योरिंग दैट फिजिकल बर्डन्स एंड बेनिफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अमंग इंडिविजुअल्स। इसका मतलब जो भी बर्डन्स हैं, फिजिकल बर्डन्स और बेनिफिट्स हैं, वो सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे इंडिविजुअल्स के बीच में एंड रीजन्स के बीच में विद डिफरेंट फिजिकल कैपेसिटीज। इसका मतलब ये है कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनसे उनके ऊपर बर्डन भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा अगर कंट्री में किसी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई तो। लेकिन जिनके पास पैसा कम है तो उनके पास बर्डन भी क्या आएगा, कम आएगा। वो चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, यानी कि जिन रीजन्स के पास पैसा ज्यादा है तो जब कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन आई या फिर फिजिकल नीड आई तो वहां से पैसा भी ज्यादा लिया जाएगा, ठीक है, और जिनके पास कम पैसा है वहां से पैसा भी कम लिया जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स, है ना। मतलब जिसकी इनकम ज्यादा उससे ज्यादा टैक्स, जिसकी इनकम कम उससे कम टैक्स। तो वही चीज यहाँ पे है। तो दिस इज टिपिकली अचीव्ड थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, वेयर इंडिविजुअल्स विद हायर इनकम्स बियर्स अ हायर टैक्स बर्डन, यानी कि वो पर्सन जिसके पास क्या है, ज्यादा इनकम है, उसे ज्यादा टैक्स बर्डन जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। तो ये 2 पॉइंट हमारे यहाँ पे कवर हो गए हैं। अब समझते हैं आखिरी चीज, मैक्रो एंड माइक्रो स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी में फिजिकल स्टेबिलिटी कैसे बनाई रखी जा सकती है, ये भी पॉइंट आता है, ठीक है, वो हम समझते हैं अब यहाँ पे। तो एट मैक्रो लेवल, मैक्रो लेवल का मतलब क्या है कि भाई पूरी कंट्री के लेवल पे, है ना, जहाँ पे हम बात करेंगे मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि पूरी कंट्री के लेवल पे एक ही गवर्नमेंट राज कर रही होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, है ना, हिंदी बात करके भाई को, ठीक है। तो मैक्रो लेवल इंटर गवर्नमेंटल फिजिकल अरेंजमेंट्स, तो जो इंटर गवर्नमेंटल फिजिकल अरेंजमेंट होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के बीच में जो भी फिजिकल अरेंजमेंट होगा, कैन बी यूज टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, वो यूज की जाती है इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन के लिए थ्रू ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के जरिए, या फिर काउंटर साइकिल ट्रांसफर्स एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ फिजिकल पॉलिसीज, यानी कि सारी फिजिकल पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट कर लेते हैं हम लोग, या फिर काउंटर साइकिल ट्रांसफर। भी काउंटर साइकिल ट्रांसफर्स क्या होता है वो समझते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे हम सबको बताया भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट लेने के अपने तरीके होते हैं, जो हम डिस्कस कर चुके हैं अब तक। बताओ डिस्कस क्या नहीं किया था प्लीज चैप्टर के अंदर, जहाँ पे मैं ये समझा रहा था कि डेट लेना अच्छी बात होती है नहीं होती। जहाँ पे हमने बात करी पब्लिक डेट की, डेट के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो बात है, अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट को डेट की जरूरत है, क्या उन्हें कर्जा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिल सकता है। अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ठीक है, कोई भी मेनली दिक्कत आ गई है, तो उसके लिए डेट इंश्योर कौन करता है? उसके लिए डेट इंश्योर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। बात ही वो कैसे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट का एक क्या बन जाता है, एक तरह से आप ये मान लो, ठीक है, उसका रिस्क लेते हैं कि बैंक्स को बोल देंगे कि भाई आप स्टेट गवर्नमेंट को, या फिर लोगों को बोल देंगे कि आप स्टेट गवर्नमेंट को पैसा प्रोवाइड कर दो, ठीक है, उस पैसे की गारंटी हम लेते हैं, कि उस पैसे की गारंटी को लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी चीज को पता है हम क्या बोलते हैं, काउंटर साइकिल ट्रांसफर्स।
ठीक है। तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स, अब जैसे देखो बात करते हैं कुछ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स की, तो सच एज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हेल्प स्टेबलाइज एग्रीगेट डिमांड ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, कि अगर किसी भी तरह की इकोनॉमी में दिक्कत चल रही है तो जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स हैं कि भाई टैक्सेशन का जो टैक्स का रेट है वो बढ़ जाएगा, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगना शुरू हो जाएगा, जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा उस पर उतना टैक्स, और जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगा इन चीज़ों को। जिनको नहीं पता बता देता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का मतलब ये होता है कि ऐसे बेनिफिट्स जो लोगों के अनएम्प्लॉयड होने के बावजूद भी लोगों को दिए जाते हैं उसे बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। जैसे आपने सुना होगा कि एक मिनट वेट करना, 1 मिनट, चलो आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था यहाँ पे कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के बारे में बात करी मैंने। तो ये सब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डाउनटर्न्स में हेल्प करते हैं, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जो है ना फिर भी बढ़ा रहता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर कोविड-19 का एग्जांपल याद दिलाऊं, तो कोविड-19 में हुआ क्या, ज़्यादातर लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, लेकिन क्या एग्रीगेट डिमांड में ज़्यादा फर्क तो पड़ा था, क्योंकि लोगों की इनकम गई थी, तो लोगों की इनकम गई तो लोगों ने डिमांड करना बंद कर दिया, तो जिसकी वजह से थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा था। लेकिन गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट के बावजूद भी लोगों को प्रोवाइड की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं एग्रीगेट डिमांड इतना भी नहीं गिर पाया, ठीक है। नहीं तो अगर मान लो गवर्नमेंट भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना बंद कर देती तो एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता। इसके अलावा काउंटर साइक्लिकल ट्रांसफर्स, जिसकी मैंने अभी बात करी कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करती है डेट वगैरह लेने में और उसे चुकाने में। तो काउंटर साइकिल ट्रांसफर्स विच इंक्रीज ड्यूरिंग रिसेशन, जो रिसेशन टाइम पे क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, एंड डिक्रीज ड्यूरिंग बूम्स। इसका मतलब क्या है कि अगर इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करनी पड़ेगी, या तो उसे खुद पैसा प्रोवाइड करे, खुद पैसा प्रोवाइड नहीं कर रहे तो डेट लेने में हेल्प करे, ताकि वो अपनी स्टेट को वैसे ही चला पाए जैसे वो अब तक चला रहे थे। तो ये इंक्रीज कब होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वो इंक्रीज कब होगा, ड्यूरिंग रिसेशन, कि भाई हेल्प करना चालू कर देंगे रिसेशन के टाइम पे। लेकिन जैसे ही बूम आना शुरू होगा तो भाई उसे डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि बूम आ रहा है तो हर एक स्टेट के अंदर बूम आ रहा है, तो भाई तुम अपनी स्टेट का ध्यान खुद रखो, ठीक है। इसके अलावा प्रोवाइड एडिशनल फिजिकल सपोर्ट, ठीक है, और फिजिकल सपोर्ट भी जो है ना वो प्रोवाइड किया जाता है टू रीजन्स और जुरिस्डिक्शन फेसिंग इकोनॉमिक हार्डशिप। वो रीजन्स या फिर वो जुरिस्डिक्शंस जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं उन्हें भी फिजिकल सपोर्ट किया जाता है। वो सब किस चीज़ के अंदर है, काउंटर साइकिल ट्रांसफर्स के अंदर। इसके बाद आखिरी पॉइंट क्या है, एट द माइक्रो लेवल। जब हम माइक्रो लेवल की बात करते हैं तो सब बात हो गई मैक्रो लेवल की, जब सेंट्रल गवर्नमेंट मेन रोल प्ले करती है। जब माइक्रो लेवल की बात करते हैं तो फिजिकल फेडरलिज्म कैन सपोर्ट स्टेबलाइजेशन। तो फिजिकल फेडरलिज्म होता है यानी कि जो फंड का एलोकेशन होता है डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, वो कहीं ना कहीं स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट करता है बाय अलाइनिंग स्पेंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ताकि लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुद संभाल पाएं। इसके अलावा विद रिवेन्यू रेजिंग पावर्स, रिवेन्यू रेजिंग पावर, और इन्हें क्या दी जाती है, रिवेन्यू रेजिंग पावर, कि भाई आप अपनी रिवेन्यू खुद भी रेज कर सकते हो, जो भी आपको फंड एलोकेट किया गया है उसे इफेक्टिव तरीके से यूज करके। दिस एंश्योर्स दैट गवर्नमेंट्स आर फिजिकली डिसिप्लिन, जो कम से कम ये चीज इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट है वो फिजिकली डिसिप्लिन होना चाहिए, कि जो भी फंड उन्हें अलॉट हुआ है उसे प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन में रह के खर्चा किया जाए। यूं नहीं कि अननेसेसरी का खर्चा किया जा रहा है जिसकी वजह से वो फंड जल्दी खत्म हो जाएगा और फिर स्टेट गवर्नमेंट उनकी किसी भी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी किसी भी तरीके की हेल्प नहीं करेगी। एंड अकाउंटेबल फॉर द सर्विसेज दे प्रोवाइड, और यही नहीं, वो अकाउंटेबल भी है उन सर्विसेज को लेके जो उन्हें प्रोवाइड करनी है, यानी कि जिम्मेवार भी है। यूं नहीं कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को, उनसे ये नहीं पूछेगी कि भाई उस फंड को खर्च कहां पे कर रहे हो, उनसे ये बात पूछी भी जाएगी कि जिस चीज के लिए आपने फंड की डिमांड की थी क्या आप उस जगह पे उस फंड को खर्च भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इट ऑल्सो हेल्प्स प्रिवेंट फिजिकल इम्बैलेंसेस। अब इसकी वजह से जो फिजिकल इम्बैलेंसेस हैं वो भी प्रिवेंट हो जाता है, एंड एक्सेसिव बोरोइंग भी खत्म हो जाती है, क्योंकि जब आप रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से एलोकेट करोगे, एफिशिएंट तरीके से यूज करोगे, तो क्या जरूरत है कर्ज लेने की, जरूरत नहीं पड़ेगी पैसों को बोरो करने की। तो विच कैन लीड टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी जो है ना वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर इसका उल्टा होता है, रिसोर्सेज का एलोकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, अननेसेसरी खर्चे कर रही है स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, और अमाउंट को बोरो करने की जरूरत पड़ रही है, तो इसके चक्कर में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आएगी, है ना। तो वो एक मेजर प्रॉब्लम बन जाएगी। जैसे मैं कल एक चीज पढ़ रहा था, ठीक है, एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि भाई जब हम बात करते हैं अपने कंट्री के बोरो वगैरह की, पब्लिक डेट की, तो मैंने एक चीज देखी
क्योंकि मेरे को एक आदत है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने का, है ना, मजा आता है थोड़ा सा पढ़ के कि बाकी कंट्रीज में फाइनेंशियल सिस्टम पे क्या हो रहा है। तो मैंने एक चीज़ देखी पब्लिक डेट को लेके कि जो अमेरिका है ना, जैसे हमने कल, आपको याद होगा, पे चैप्टर में पब्लिक डेट में एक चीज़ पढ़ी थी कि जिस भी कंट्री के ऊपर उसकी जीडीपी का 77% से ऊपर डेट हो, ठीक है, तो वो कंट्री जो है वो बहुत ही वाहियात मानी जाती है, या फिर उसे बोलते हैं कि डेट जो है ना वो यहाँ पे क्या चल रहा है, अनसस्टेनेबल चल रहा है। जब मैंने यूएसए की ये चीज चेक करी तो यूएसए की जो जीडीपी है ना वो कितनी है पता है आपको, $30 ट्रिलियन। और यूएसए का डेट है ना, कभी गूगल करना, वो कितना है, $35 ट्रिलियन। मतलब जीडीपी जो एक साल की जीडीपी है उससे भी $5 ट्रिलियन ज्यादा। सोचो, जब 77% पे हम अनस्टेबल बोलते हैं किसी भी इकोनॉमी के डेट को, तो ये तो भाई 100% से भी ऊपर है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि कल को अगर यूएसए में किसी तरह की दिक्कतें आती हैं तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड लेवल पे इकोनॉमी जो है बहुत बेकार हो जाएगी। तो कोई नहीं, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। तो बात करेंगे लेसन नंबर 6 के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टाइप आउट मॉडल के बारे में। तो लेसन नंबर 6 हमारे पास था क्या, लेसन नंबर 6 हमारे पास थ्योरी ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म, कि फिजिकल फेडरलिज्म की थ्योरी क्या होती है, फिर फिजिकल फेडरलिज्म क्या होता है। आज हम इसी के बारे में टाइप आउट मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी मैं कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर चुका हूँ, जिसने अब तक प्रीवियस टॉपिक्स ना पढ़े हो पहले जाके वो वाली टॉपिक्स जरूर पढ़ लेना, क्योंकि उसके बिना आपको आगे टॉपिक्स समझने में दिक्कतें आ सकती हैं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 यहाँ पे व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो मोस्ट पॉपुलर मॉडल है एक इन फिजिकल फेडरलिज्म इस टाइप आउट मॉडल विच इज डिस्कस्ड बिलो, जो हमें अभी डिस्कस करना होगा। तो समझते हैं टाइप आउट मॉडल होता क्या है और कैसे ये फिजिकल फेडरलिज्म का इंपॉर्टेंट मॉडल बन गया है, सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बहुत सी चीजें हमें समझने का मौका मिलेगा, जैसे कि की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं टाइप आउट मॉडल के, इसके अलावा कंजप्शंस कौन कौन सी हैं टाइप आउट मॉडल की, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से बेनिफिशियल आउटकम्स हैं टाइप आउट मॉडल के। तो सबसे पहले समझते हैं टाइप आउट मॉडल होता क्या है, ठीक है। इसमें काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पता है क्या है, वोट विद देयर फीट, कि जो लोग हैं वो है ना वोट करते हैं विद देयर फीट से। अब इस बात का मतलब अगर आप समझ गए ना, आप पूरा पूरा टाइप आउट मॉडल समझ लोगे। तो पहले समझते हैं कि वोट विद देयर फीट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं यानी कि जो पीपल्स हैं वो उनके अंदर मोबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वो फ्री मोबाइल होते हैं। इसका मतलब वो मूवमेंट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक रीजन से दूसरे रीजन में, एक जुरिस्डिक्शन से दूसरे जुरिस्डिक्शन में। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज ना मिली, उनके टैक्सेशन के अकॉर्डिंग फैसिलिटीज नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं वो जो है वो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। इसी को मैं क्या बोलते हैं, वोट विद देयर फीट। कि लोग जो है ना बोल तो देते हैं कि हम लोग उंगली लगा के आ जाते हैं वोटिंग करते वक्त, लेकिन नहीं, हम वोट करते हैं अपने फीट के। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे आपने देखा होगा कि जनरली लोग मूव करते हैं अपने काम की तलाश में, है ना। जैसे कि बहुत से लोग जो हैं वो रूरल सिटीज से या रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ जाते हैं, सिर्फ किस चीज़ को लेके, क्योंकि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं। कहाँ पे? अर्बन एरियाज में। तो लोग मूव कर रहे हैं ना सिर्फ किस चीज़ को लेके, अपनी बेहतर फैसिलिटीज़ को लेके, अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड को राइज करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो लोग मूव करते हैं, और ऐसा मानना था, ठीक है, एक इकोनॉमिस्ट का। तो वही चीज जो है ना उन्होंने इस मॉडल में बताई है कि लोग जो है ना वो अपने पैरों के जरिए वोट देते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट किसी एरिया में अच्छा काम कर रही है तो लोग उस एरिया में जाना पसंद करेंगे, है ना, यानी कि वहाँ पे रहना, वहाँ पे काम करना पसंद करेंगे। लेकिन वहीं दूसरा एरिया है जो पिछड़ा हुआ है, जहाँ पे लोग प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे, गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो लोग वहाँ से मूव करने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज इन्होंने यहाँ पे समझाई। तो द टाइप आउट मॉडल, अब इस मॉडल के बारे में फटाफट समझ लेते हैं। द टाइप आउट मॉडल नेम्ड आफ्टर इकोनॉमिस्ट चार्ल्स टाइप आउट। तो इन्हें किसने दिया था? चार्ल्स टाइप आउट ने, ठीक है। इज एन इकोनॉमिक थ्योरी, ये एक ऐसी इकोनॉमिक थ्योरी है दैट एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन लोकल पब्लिक गुड्स प्रोविजन। कि ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप क्या बताता है, एक तो लोकल पब्लिक गुड्स के बीच में, प्रोविजन के बीच में, पब्लिक कॉम्पिटिशन एंड इंडिविजुअल मोबिलिटी, कि लोग कैसे मूव करते हैं इन अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, उस सिस्टम में जहां पे पावर्स और रिसोर्सेज का डिसइंटीग्रेशन हो रखा है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रखा है। तो दे मॉडल
द मॉडल सजेस्ट दैट इन अ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, कि एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में इंडिविजुअल कैन वोट विद देयर फीट, कि वो अपने फीट के अकॉर्डिंग वोट करते हैं बाय मूविंग टू जुरिस्डिक्शंस दैट अलाइंस विद देयर प्रेफरेंसेस, यानी कि उन जुरिस्डिक्शंस में, उन रीजन्स में जाके जो कहीं ना कहीं उनके प्रेफरेंसेस के साथ अलाइन होता है फॉर पब्लिक गुड्स एंड टैक्सेशन लेवल। मतलब वो कंट्री जहाँ पे टैक्सेशन लेवल ठीक ठाक हो, और अगर गवर्नमेंट टैक्सेशन यानी कि टैक्स अच्छा चार्ज कर भी रही है तो वो पब्लिक फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रही हैं उस लेवल की, तो लोग ऐसे एरियाज में जाना पसंद करते हैं। थोड़ा समझते हैं इस चीज को। आज आप देख लोगे, साहब डाटा देखना कि इंडिया से बहुत से लोग माइग्रेट करना चाहते हैं और माइग्रेट कर भी रहे हैं, है ना, जिनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं अच्छी, जिनको काम अच्छा मिल रहा है दूसरी कंट्रीज में, ठीक है, जिनके पास पैसा है कि भाई वो सेटल हो सकते हैं किसी और कंट्री में, तो वो यहाँ से जा रहे हैं। उसका एक मेन रीजन क्या है वो हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। पहला, इंडिया में टैक्सेशन बिल्कुल चरम पे है, मतलब गवर्नमेंट जो है वो टैक्स का एक एक पाई निचोड़ने की कोशिश कर रही है, यानी कि टैक्स तो गवर्नमेंट चार्ज कर रही है अच्छा खासा, कहाँ पे लिखूं, चलो ऐसे समझ लेते हैं, टैक्स चार्ज कर रही है अच्छे लेवल पे, लेकिन क्या जिस अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, क्या उस अकॉर्डिंग गवर्नमेंट काम कर रही है? क्या उस अकॉर्डिंग गवर्नमेंट फैसिलिटीज दे रही है? बिल्कुल नहीं दे रही। तो लोग सोचते हैं कि हम टैक्स तो दे रहे हैं लेकिन टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है तो हमें पता ही नहीं लग रहा, तो हम क्यों भरे टैक्स जब तक हमें टैक्स का बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा। तो लोग जो हैं कहीं ना कहीं इस वजह से इंडिया से मूव करना चाहते हैं या फिर यहाँ से बाहर जा रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी दिक्कत क्या है? लॉ एंड ऑर्डर, कि भाई इतने सारे क्राइम होते हैं, इतने क्राइम रेट्स राइज कर चुके हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर फिर भी वही घटिया है कि लोग जो क्राइम है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, ठीक है, करप्शन इतना ज़्यादा है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो भी चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, जिनको हम क्या बोलते हैं सैनिटेशन की चीज़ें, जिन पे हमारी हेल्थ डिपेंड करती है, वो सारी चीज़ ही घटिया है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम क्या देखते हैं कि भाई हमें कहीं ना कहीं टैक्स का किसी तरह का बेनिफिट नजर नहीं आता, जिसकी वजह से लोग जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ से मूव करना चाहते हैं ऐसे एरियाज में जहाँ पे टैक्स रेट भी क्या हो, रीजनेबल हो, और टैक्स अगर ज़्यादा लग भी रहा है तो उस अकॉर्डिंग फैसिलिटीज हो। अब ऐसे कंट्रीज में जैसे मान लो दुबई की बात कर लूँ मैं, अब दुबई में तो टैक्स लगता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ की फैसिलिटीज़ देखो कितनी बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कितना मेंटेन रहता है। तो लोग जो है वो ऐसी कंट्रीज की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं कि लोग जो है ना वोट देते हैं विद देयर फीट। ये तो मैंने बात कर ली कि नेशनल लेवल पर लोग कैसे शिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन कई बार लोग है ना, हमारे देश में इतने सारे रीजन्स हैं, इतने सारे एरियाज हैं, लोग एक एरिया को छोड़ते हैं दूसरे एरिया में जाते हैं, सिर्फ किस चीज़ के लिए? बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, बेटर फैसिलिटीज़ के लिए, ठीक है, एजुकेशन अच्छी हो, लिविंग स्टैंडर्ड राइज करे, इन सब चीज़ों के लिए लोग जो है वो एक जगह छोड़ते हैं और दूसरी जगह जाते हैं प्रॉपर तरीके से, ताकि वहाँ पे सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड की जा सके या फिर मिल सके। तो ये सब चीज़ों की वजह से ना लोग कहीं ना कहीं जो है वो मूव करते हैं, और यही चीज़ किसने समझाया? टाइप आउट मॉडल ने बताया, ठीक है। अब समझते हैं कुछ कंजप्शंस इस टाइप आउट मॉडल की, कि वो जब भी काम करेगा जब ये चीज़ें फुलफिल होंगी। पहला क्या है? परफेक्ट मोबिलिटी, कि भाई मोबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि लोगों को पास परमिशन होनी चाहिए कि वो लोग जो है वो एक रीजन से छोड़ के दूसरे रीजन जाना चाहें, ठीक है, यानी कि जा सकते हैं, उनके पास कोई भी क्या हो, दबाव ना हो, किसी भी तरह का प्रेशर ना हो कि वो एक एरिया छोड़ के दूसरे एरिया नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि परफेक्ट मोबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको लोगों को समझाता हूँ, जब हम बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की, वहाँ के हालात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम सबको पता है कि वहाँ पे किस लेवल की दिक्कतें चल रही हैं, है ना। मतलब वो ये मान लो अर्थ पे रह के जहन्नुम में रह रहे हैं, ऐसी कंट्री है वो, किसी भी तरह की कोई भी आज़ादी नहीं है, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं वो लोग खुद को, लेकिन फिर भी ठीक है वहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो लोग वहाँ से मूव करना चाहते हैं, लेकिन क्या वहाँ पे फ्री मोबिलिटी है? बिल्कुल नहीं है, यानी कि वहाँ से लोग बाहर नहीं जा सकते, उन पे एक तरह से मान लो कब्जा हो रखा है कि भाई आप यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। तो इंडिविजुअल्स हैव परफेक्ट मोबिलिटी, यानी कि ये जो मॉडल है वो जब भी काम करेगा जब इंडिविजुअल्स क्या है, परफेक्ट मोबिलिटी है, मीनिंग दे कैन फ्रीली मूव, वो कहीं भी मूव कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस और लोकल कम्युनिटीज बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंसेस, यानी कि अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से वो किसी भी लोकल कम्युनिटीज के अंदर, जुरिस्डिक्शन के अंदर, एरिया के अंदर जा सकते हैं जब जहाँ उनकी मर्जी हो, जहाँ उनका मन करता हो जाने का। दूसरा, लोकल पब्लिक गुड्स। अब लोकल पब्लिक गुड्स क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो लोकल पब्लिक गुड्स यानी कि वो गुड्स, वो फैसिलिटीज जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है
ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर ना के बराबर कुछ चार्जेस लेके भी कर सकती है बहुत से गुड्स प्रोड्यूस। तो प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स इज एज्यूम टू बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स। एग्जाम्पल ऑफ लोकल पब्लिक गुड, इसका एग्जाम्पल क्या लोकल पब्लिक गुड है, इंक्लूड लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें क्या इंक्लूड होता है लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन कि भाई लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, पब्लिक सेफ्टी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज ये भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो ये सारी चीजें जो है ना लोकल पब्लिक गुड्स के अंदर आती हैं कि जहाँ पे ये गुड्स अच्छे तरीके से गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होगी, जहाँ पे ये फैसिलिटीज ईजीली अवेलेबल होंगी, लोग जो है वैसे ही रीजन्स में जाना पसंद करते हैं। तीसरा क्या आता है हमारे पास यहाँ पे फिजिकल कॉम्पिटिशन। अब फिजिकल कॉम्पिटिशन समझ लेते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट्स कॉम्पीट विद ईच अदर, कि जो गवर्नमेंट्स है वो आपस में कॉम्पीट कर रही हैं, बिल्कुल कॉम्पीट कर रही हैं। अच्छा हमारे ही कंट्री में देख लो अलग अलग रीजन्स के लोग, अलग अलग रीजन की गवर्नमेंट लोगों से अलग अलग तरह के प्रोमिसेस करती है ताकि वो इलेक्शन में जीत पाए। तो वही चीज़ है कि भाई गवर्नमेंट भी आपस में कॉम्पिटिशन में रहती है कि कौन सी गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होगी। तो लोकल गवर्नमेंट्स कॉम्पीट विद ईच अदर टू अट्रैक्ट रेसिडेंट्स, ताकि वो रेसिडेंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं एंड बिजनेसेस को भी, ठीक है, ताकि भाई जोन सी गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी, जोन से गवर्नमेंट के लिए अच्छा काम होगा, वहाँ पे लोग भी जाना पसंद करेंगे और यही नहीं जो बिजनेसेस हैं वो भी अपना पैसा ऐसे रीजन्स में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। दे हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू सेट देयर ओन टैक्स रेट, और यही नहीं उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए किस चीज़ की, कि वो अपना टैक्स रेट जो है वो सेट कर पाए, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। एंड प्रोवाइड पब्लिक गुड्स, और पब्लिक गुड्स को भी प्रोवाइड कर पाएं अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंसेस ऑफ देयर रेसिडेंट्स, अपने रेसिडेंट के प्रेफरेंसेस के हिसाब से। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आया, ठीक है, एक मिनट वेट करना, एक मिनट में भी आया मैं। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, तो अगला पॉइंट क्या आता है, होमोजेनियस प्रेफरेंस। अब ये होमोजेनियस प्रेफरेंस क्या होती है, अब होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, सेम सेम, यानी कि आइडेंटिकल प्रेफरेंसेस होनी चाहिए। इंडिविजुअल्स हैव सिमिलर प्रेफरेंसेस, देखो सिमिलर प्रेफरेंसेस फॉर पब्लिक गुड्स एंड टैक्स बर्डन्स विद इन अ जुरिस्डिक्शन, और टैक्स बर्डन को लेके एक जुरिस्डिक्शन के अंदर, यानी कि सारे लोगों की एक सिमिलर सोच होनी चाहिए। जैसे अगर टैक्स बर्डन है तो सबके ऊपर ही पड़ रहा है ऑलमोस्ट, क्योंकि ज़्यादातर जुरिस्डिक्शन में एक ही तरह के लोग रहते हैं, तो टैक्स बर्डन सबको सेम फेस करना पड़ रहा है। पब्लिक प्रेफरेंसेस सबको सेम फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना चाहते हैं। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पड़ाता है होमोजेनियस प्रेफरेंसेस। अब इसके अलावा कौन कौन चीजें हैं वो डिस्कस करते हैं। तो की एलिमेंट्स ऑफ टाई अबाउट मॉडल इंक्लूड परफेक्ट मोबिलिटी। तो की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, पहला परफेक्ट मोबिलिटी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं अजम्पशन वाले पॉइंट में कि भाई लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फ्री मतलब मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं है। ऐसा ना हो कि ना मूव ना करना दिया जाता हो, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं चलेंगी, फ्री मोबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा होमोजीनियस प्रेफरेंसेस। होमोजीनियस प्रेफरेंसेस का मतलब क्या है, होमोजीनियस प्रेफरेंसेस का सिंपल सा मतलब है कि जो प्रेफरेंस है किसकी, पब्लिक गुड्स को लेके और टैक्स बर्डन को लेके, वो सब लोगों की क्या है, सेम है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या आता है, लोकल पब्लिक गुड प्रोविजन। अब ये समझते हैं, लोकल पब्लिक गुड प्रोविजन। तो ईच लोकल जुरिस्डिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स। जो हर एक लोकल जुरिस्डिक्शन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो किस तरह की प्रोवाइड की जा रही हैं उनके रेसिडेंट्स को। यानी कि लोकल गवर्नमेंट जो है ना वो इसके लिए क्या होता है, अकाउंटेबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि किस तरह के गुड्स जो हैं और किस तरह की सर्विसेज जो हैं, किस तरह की पब्लिक फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं एक एरिया के अंदर। सच एज एजुकेशन हो गया, एक तरह की इंपॉर्टेंट सर्विस है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे रोड्स, ठीक है, या फिर और भी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि वाटर की अवेलेबिलिटी ईजीली होनी चाहिए, फ्यूल्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। पब्लिक सेफ्टी देखना ही बहुत ज़रूरी है। जैसे पब्लिक सेफ्टी में क्या आते हैं, जैसे पुलिस वगैरह आ गई, पुलिस हो गया, या फिर हम बात करते हैं फायर ब्रिगेड की सर्विस आ गई, एम्बुलेंस की सर्विस हो गई, तो पब्लिक सेफ्टी की सर्विस भी इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। दीज गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल, यानी कि ऐसे गुड्स जो नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, मतलब वो पब्लिक गुड्स, ठीक है, जहाँ पे किसी को भी रोक टोक नहीं होती कि कौन उसको उसकी फैसिलिटीज को एंजॉय कर सकता है और कोई एंजॉय नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जब एक्सक्लूडेबल की बात करते हैं,
जैसे कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो एक्सक्लूडेबल होती है, मतलब जिन्होंने उसके लिए पेमेंट करी है, ठीक है, तो वो उस सर्विस को एंजॉय कर पाएगा और बाकी लोग उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन पब्लिक गुड्स इस तरह के नहीं होते हैं। पब्लिक गुड्स होते हैं ना, वो होते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल। इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन जिसकी मर्जी है उस सर्विस को एंजॉय करना, वो एंजॉय कर सकता है, जिसकी मर्जी नहीं है वो एंजॉय नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम पब्लिक पार्क्स की बात करते हैं या फिर पब्लिक हॉस्पिटल की, तो क्या वहाँ पे कुछ लिखा होता है कि भाई आप जो ये लोग हैं वो या फिर जो अमीर लोग हैं वो यहाँ पे नहीं आ सकते अपनी हमारी सर्विसेज को लेके? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जहाँ पे बेहतर फैसिलिटीज मिलती हैं वहाँ पे, और खासकर अगर वो पब्लिक गुड है, तो वहाँ पे कोई भी पर्सन जाके उस सर्विस को एंजॉय कर सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, किसी भी जेंडर का है, अमीर है या गरीब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही चीज़ यहाँ पे आती है, दीज गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरस, मीनिंग दे बेनिफिट ऑल रेसिडेंट्स। तो वही चीज़ है ना कि जो कहीं ना कहीं हर एक रेसिडेंट को बेनिफिट पहुंचाती है, वो डिपेंड करता है आप उस बेनिफिट्स को एंजॉय कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो एंड वन पर्सनस कंजप्शन डज नॉट डिमिनिश अदर्स कंजप्शन, और ये भी नहीं एक पर्सन की कंजप्शन दूसरे को डिमिनिश नहीं करेगी। अब ये तो नहीं होता ना भाई, पार्क में अगर आप कहीं घूमने गए हो, कुछ और भी लोग घूमने आ गए, आप बोलोगे भाई तूने मेरे इससे क्यों ऑक्सीजन ले ली है, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं होता, क्योंकि एक जो फैसिलिटी कंज्यूम कर रहा है, आप भी वही फैसिलिटी कंज्यूम कर रहे हो। तो इससे कहीं ना कहीं जब कोई एक पर्सन पब्लिक गुड्स की एंजॉयमेंट का फैसिलिटीज का एंजॉयमेंट लेता है, तो उससे बाकियों के लिए वो चीज़ कम नहीं होती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवलरस। अब अगला टॉपिक समझते हैं। अगला टॉपिक क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, कॉम्पिटिटिव लोकल गवर्नमेंट्स। अब कॉम्पिटिटिव लोकल गवर्नमेंट्स का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट्स जो है ना वो आपस में कंपटीशन में रहते हैं कि कौन बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पा रहा है लोगों को, जिसके अकॉर्डिंग वो वोट लेने की कोशिश करते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट्स कॉम्पीट विद ईच अदर टू अट्रैक्ट रेसिडेंट्स, ताकि रेसिडेंट्स उनकी तरफ आए, बाय ऑफरिंग डिफरेंट बंडल्स ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विस, क्योंकि वो अलग अलग बंडल्स बना के देते हैं पब्लिक गुड्स और सर्विस की, और लोग जो है वहीं पे मूव करते हैं जहां पे बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज मिल रही हो, गुड्स मिल रही हो, सर्विस मिल रही हो चीप रेट पे। दे मेक अथॉरिटी टू सेट टैक्सेस, और यही नहीं, वो अथॉरिटी को बोलते हैं कि तुम्हारा काम है टैक्सेस को सेट करना, एंड मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ लोकल सर्विसेज। किसके रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ लोकल सर्विसेज, की लोकल सर्विसेज किस तरीके से दी जाएंगी। इसके अलावा वोटिंग विद फीट, ये मैं आपको डिफाइन कर ही चुका हूं। तो इंडिविजुअल्स कैन वोट विद देयर फीट बाय मूविंग टू अ डिफरेंट जुरिस्डिक्शन, कैसे, एक अलग जुरिस्डिक्शन में जाके, इफ दे आर डिससेटिस्फाइड विद द पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, अगर वो डिससेटिस्फाइड है वहां की पब्लिक गुड्स को लेके और वहां की पब्लिक सर्विसेज को लेके, प्रोवाइडेड इन देयर डिफरेंट कम्युनिटी, जो उनके डिफरेंट कम्युनिटी प्रोवाइड की जाती हैं। दिस मोबिलिटी क्रिएट्स कंपटीशन, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कंपटीशन राइज करता है अमंग लोकल गवर्नमेंट्स टू कैटर टू प्रेफरेंसेस ऑफ रेसिडेंट्स, कि कौन बेटर तरीके से एक रेसिडेंट्स की प्रेफरेंसेस को फॉलो अप कर रहा है, ठीक है, और उनकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो इस तरीके से कंपटीशन क्रिएट होता है डिफरेंट गवर्नमेंट के बीच में भी, और उसका बेनिफिट किसको मिलता है, लोगों को मिलता है। यानी कि वही बात बोलते हैं ना कि भाई जो इंसान है वो सिर्फ वोट करने की मशीन नहीं है, हमें ये भी देखना चाहिए कि किस गवर्नमेंट को हमें लेके आना है, कौन सी गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छे तरीके से काम कर पाएगी, पब्लिक फैसिलिटीज को बेटर कर पाएगी, लॉ एंड ऑर्डर बेटर होगा, क्राइम रेट्स कम होंगे, ठीक है, और वो भी बाकी बेसिक नीड्स भी हैं, वो भी कौन कितना से फुलफिल कर पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें वोट देना चाहिए। लेकिन लोग जनरली करते क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है हमारा बेवकूफ बनाना, और लोग बेवकूफ बनते हैं तभी बेवकूफ बनाया जा रहा है, लोग मूर्ख बनते हैं तभी बनाया जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं भाई ये तो हमारी कास्ट से है, हमारे जेंडर से है, हमारे रिलीजन से है। लोग धर्म के नाम पे अभी भी वोटिंग करते हैं, और इसलिए लोग ना जो हमारे जो नेता हैं वो करते क्या है, लोगों को धर्म के नाम पे तोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई, किसी ने हिंदुओं को लेकर कुछ करवा दिया, किसी ने मुस्लिमों को लेकर कुछ करवा दिया। और आपने ये चीज देखी होगी, जिस जुरिस्डिक्शन में जिस तरह के लोग रहते हैं, जिस रिलीजन के लोग रहते हैं, वहां पे उसी तरह के, ठीक है ना, क्या बोलते हैं उससे, नॉमिनेट किए जाते हैं पॉलिटिक्स पर्सन, जो भी आप बोलो, ठीक है, तो उनको अपॉइंट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी एक रीजन में मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, तो वहां से इलेक्शन में जो पार्टी है वो किसी मुस्लिम कैंडिडेट को ही क्या करेगी, टिकट प्रोवाइड करेगी, क्योंकि वहाँ पे अगर मुस्लिमों के बीच में कोई मुस्लिम खड़ा होता है तो जीतने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। और कहीं पे अगर हिंदुओं पर आ जाए, यहाँ पे यानी कि हिंदू ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे किसी हिंदुओं खड़ा किया जाएगा, ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए। और कहीं पे अगर सिख ज़्यादा हैं तो वहाँ पे किसी ना किसी सिख पर्सन को खड़ा किया जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। तो यानी कि वो देखो कि धर्म के नाम पे वोट जो है ना वसूलने की कोशिश हमेशा की जाती है, जो कि मानना ही होना चाहिए कि भाई जिसने बेहतर काम किया है आप उसको वोट दो, जिसने बेहतर काम नहीं किया उसे वोट मत दो।
ठीक है, तो वही चीज़ है। तो वोटिंग विद फीट, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, अकॉर्डिंग टू टाइप आउट मॉडल दिस कॉम्पिटिटिव मैकेनिज्म लीड्स टू सेवरल बेनिफिशियल आउटकम्स। अब इसे कुछ बेनिफिशियल आउटकम्स भी आते हैं, वो डिस्कस करते हैं। पहला एफिशिएंसी आएगी इकोनॉमी के अंदर। एफिशिएंसी क्यों आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी सोचेगी कि अगर हमने बेटर तरीके से काम नहीं किया, लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज नहीं दी, लोगों को अच्छे गुड्स नहीं दिए, लोगों को अच्छी सर्विस नहीं दी, लोगों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो हमें वोट देना बंद कर देंगे। तो इसी तरीके से जो गवर्नमेंट के बीच में कंपटीशन क्रिएट होता है ना, तो वो इकोनॉमी के अंदर एफिशिएंसी लेके आता है, यानी कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो गवर्नमेंट है उसके अंदर एक चीज़ आती है कि भाई अगर हमने इस बार बढ़िया काम नहीं किया, अच्छे तरीके से काम नहीं किया, तो अगले 5 साल बाद जब इलेक्शन होंगे तो लोग हमें चूज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से इकोनॉमी भी बूस्टअप होती है और लोगों का जो सोशल वेलफेयर होता ही है। दूसरा पॉइंट क्या है, फिजिकल डिसिप्लिन। अब ये फिजिकल डिसिप्लिन क्या है कि पैसे को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाता है, क्योंकि अब गवर्नमेंट के पास पैसा आ चुका है और अगर गवर्नमेंट ने उसे अय्याशी में खर्च कर दिया या फिर फिजूल खर्च कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि अगली बार वैसी गवर्नमेंट नहीं आएगी हमारे देश में। लेकिन हाँ, वही गवर्नमेंट अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट है जो उस पैसे को अच्छे तरीके से खर्च कर रही है, प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रही है, लोगों को पूरी फैसिलिटीज अच्छे तरीके से मिल रही हैं, ठीक है, और यही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहा है, यानी कि वो जगह भी ग्रो कर रही है, तो वैसे केसेस में जो लोग हैं ऐसी ही गवर्नमेंट को चूज करना प्रेफर करते हैं। तो फिजिकल डिसिप्लिन भी आता है गवर्नमेंट के बीच में इस चीज की वजह से। तीसरा, चॉइस एंड वॉइस, ये आखिरी पॉइंट है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि चॉइस और वॉइस किस तरीके की बात है। मतलब जैसी चॉइस होगी वॉइस भी वैसी बनती चली आती है। तो इंडिविजुअल्स हैव द फ्रीडम टू चूज अ कम्युनिटी, क्योंकि भाई अब इंडिविजुअल के पास क्या है, फ्रीडम है कि वो किसी भी कम्युनिटी को चूज कर सकता है। जैसे हमने बोला ना, इसकी सबसे पहले ही ऑप्शन क्या आती है, परफेक्ट मोबिलिटी है लोगों के बीच में, तो चूज करने की पूरी क्या है, फ्रीडम है। दैट मैचेस देयर प्रेफरेंसेस, तो यानी कि वो उस कम्युनिटी को चूज करेंगे जो उनकी प्रेफरेंसेस को मैच करता होगा। एंड कैन पार्टिसिपेट इन लोकल डिसीजंस, और लोकल डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन भी करेगा थ्रू देयर मोबिलिटी, अपनी मोबिलिटी से। दिस गिव्स रेसिडेंट्स टू ग्रेटर सेंस ऑफ कंट्रोल, तो ये कहीं ना कहीं रेसिडेंट को ग्रेटर सेंस ऑफ कंट्रोल देता है ओवर देयर लोकल पब्लिक गुड्स, अपने लोकल पब्लिक गुड्स प्रोविजंस को लेके। तो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यहाँ हमने सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात करी, और वो बात करी टाइप आउट मॉडल के बारे में, ठीक है, उसके एडवांटेजेस देखे, ठीक है, कुछ की पॉइंट्स भी देखे, असम्पशंस भी देखी, सारी चीज़ हमने कवर कर लिया इसी वीडियो में। अगली वीडियो में बात करेंगे इस चैप्टर के किसी और कंसेप्ट के बारे में। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, वो मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना उतार सकता है। नोट्स के लिए आप इस नंबर पे जाके, यानी कि 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हो। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।